हाँ जी, सभी को नमस्ते जी, सारे सत श्री अकाल जी। डियर स्टूडेंट्स, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट के कंसेप्ट्स के बारे में आप लोगों से बातचीत की थी। प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर के बारे में हमने देखा था कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इस तरह हमने सारे स्ट्रक्चर देखे थे, लेकिन रूल्स नहीं देखे थे। तो मैं आपको बता दूं कि प्रेजेंट टेंस के जो 4 पार्ट्स हैं वो चारों पार्ट्स स्ट्रक्चर वाइज पहले देखेंगे कि किसमें कहाँ पर कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, कौन सी मेन वर्ब लगती है, और इस तरह हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब को देखने के बाद हम लोग फिर चलेंगे उनके रूल्स पर कि आखिर वो टेंस किस कंडीशन में अप्लाई होता है। ठीक है, किन किन सिचुएशंस में हम लोग उसको अप्लाई करते हैं। आज हमारी 5th वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की जो हिंदी आइडेंटिटी है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, इस तरह पंजाबी च भी आप कह दें रहा है, रही है, रहे हन, है ना, इस तरह दी चीज़ां आप कह दें रही हाँ, रेहा हाँ, है भी कह देंगे। तो आओ देखिए, अब देखो कोई भी टेंस है उसमें 4 तरह से सेंटेंस हम लोग बनाते हैं। तो 4 तरह से कैसे होगा, ये सबसे पहले तो मैं आपको दिखा दूं, ये फार्मूला तो सबको याद ही होगा, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हर एक वीडियो में, हर एक मतलब टेंस में आपको ये स्ट्रक्चर फॉलो करने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है जी, पहले सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर इस वर्ब को 2 पार्ट में बांटा गया, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। फिर जब नेगेटिव बनाने की बारी आएगी तो हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, यानी कि नॉट जो लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगेगा। और ये बात मैंने आपको पहले ही बताई थी कि नॉट लगाने के लिए हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर चाहिए, बिना हेल्पिंग वर्ब के हम नॉट नहीं लगाएंगे। ठीक है जी, और इन केस अगर किसी सेंटेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब आ गए तो जो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद ही हम लोग नॉट लगाएंगे। बस आइए शुरू करते हैं इसके आगे। पॉजिटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस वर्ब की 4th फॉर्म या वर्ब की आईएनजी फॉर्म, चाहे वर्ब की 4th फॉर्म कह लो, चाहे वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लो, दोनों एक ही बात है। तो इन दोनों को एक ही बात समझा जाए, इसलिए मैंने बीच में सिलेक्टिंग लाइन दी है कि चाहे तो आप वर्ब की 4th फॉर्म कह लो, चाहे आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म कह लो, दोनों ही बातें ठीक है। अच्छा, सबका ध्यान यहाँ पे रहे, और जो लोग भी सीख रहे हैं वो रजिस्टर और पेन लेकर साथ में बैठे, ताकि कोई भी अगर बात हो, कोई भी डाउट आपके मन में हो तो उसे तुरंत आप लोग अपने रजिस्टर पे राइट डाउन करें। और ये सभी स्ट्रक्चर्स तो एज इट इज ही आपने समझने हैं। ठीक है जी, बहुत इजी होगा, बस एक बार में आपको समझ में आएगा, क्योंकि वो स्ट्रक्चर अगर आप अच्छे से समझ चुके हो तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत आसान हो जाती हैं। वर्ब की 4th फॉर्म या आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आता है, यहाँ भी देख लो, मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आया है, मेन वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट ही आया है। इवन के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी मेन वर्ब के बाद हम लोग ऑब्जेक्ट को ही रखते हैं, और इंट्रोनेगेटिव होगा तो भी मेन वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट आएगा। आगे देख लें, अगर नेगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर 3 हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर, लेकिन सेंटेंस में तो हम कोई एक ही हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, चाहे इज होगा, चाहे एम होगा, चाहे आर होगा, उसके जस्ट बाद आप नॉट लिख पाओगे, और नॉट लिखकर बाकी सारी चीजें सेम हो जाएंगी, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा है, हेल्पिंग वर्ब को हमेशा से हम लोग हेल्पिंग वर्ब को आगे और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह, मतलब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट को आपस में इंटरचेंज कर देना होता है। यहाँ भी मैंने आपको यही बताया था कि हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट की जगह ले आओ, सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब की जगह ले आओ तो इंट्रोगेटिव बन जाता है ना। तो वही करना है, इज एम आर पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, बाकी सारा तो चलो सेम रहेगा ही रहेगा। अच्छा, जब भी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखकर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे, जब भी हेल्पिंग वर्ब को आगे रखकर कोई इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाएंगे तो इसका जवाब यस या फिर नो में आएगा। लेकिन अगर इसके पहले कोई WH वर्ड लग गया तो इसका मतलब है कि आंसर कैसा होगा, डिटेल्ड होगा। आंसर कैसा होगा, डिटेल्ड होगा, यानी कि पूरे विस्तार में बताना होगा भी वो चीज़ कैसे है, उसका जवाब आपको यस या नो में
आप नहीं दे पाओगे। अब कह रहा है कि WH जब भी लगना हुआ तो सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही लगेगा। अब कह रहा है इंट्रोनेगेटिव भी सवाल भी करे और नेगेटिविटी भी रहे, तो नेगेटिविटी है तो नॉट तो लगेगा ही, और सवाल करना है तो हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होगा। तो देखो इसमें भी कोई नई बात नहीं है, बिल्कुल यही वाला सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉलो हो जाएगा, बिल्कुल यही वाला सेम स्ट्रक्चर इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस के लिए भी फॉलो हो जाएगा। फर्क सिर्फ इतना आएगा कि इज एम आर के बाद भी आप नॉट लगा दोगे तो भी आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा, और सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा दोगे तो भी आपका इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन अगर आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाया तो इसका मतलब है कि आप अपनी बात पर जोर दे रहे हो, एम्फसिस कर रहे हो, यानी कि अपनी बात पर आप जोर देना चाहते हो। आप एक ऐसा सवाल कर रहे हो जिसका जवाब आपको पता है, पर फिर भी अपनी बात को मनवाने के लिए आप वो सवाल कर रहे हो। जैसे कि मान लो मुझे आपसे मनवाना हो, क्या मैं तुम्हें इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा, कि मैं तो इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ। ਹੁਣ मेरे बोलन का लहजा देखो, लहजे तो पता लग रहा है भी मैंने पता भी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हाँ, बट फिर भी मैं इस गल नूं मनाउण लई है ना, इस गल ते जोर पाउण लई इस तरह का सवाल कर रहे हैं। तो आप की करांगे, हेल्पिंग वर्ब तो बाद नॉट लग जाएगा। और अगर वैसे कहूँ क्या मैं आप लोगों को इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल, मुझे खुद भी नहीं पता कि मैं आपको सच में इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ या नहीं, मैं जानना चाहता हूँ इसलिए मैंने ये सवाल किया है। ठीक है, क्या आप ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, नॉर्मल क्वेश्चन, मुझे नहीं पता कि आप ध्यान से पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, रजिस्टर लेके पेन लेके तो बैठे हो, दिख रहे हो कि नहीं दिख रहे हो मैंने थोड़ी ना पता है। हम देखो नॉर्मल क्वेश्चन, क्या आप सभी ध्यान से पढ़ रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन, मुझे नहीं पता पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब मान लो मुझे पता हो कि हाँ आप सभी ध्यान से ही पढ़ रहे हैं, तो फिर मैं क्या कहूँगा, क्या आप सभी ध्यान से नहीं पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो। इसका मतलब क्या है, मुझे पहले से पता है, अपनी बात को कंफर्म करने के लिए मैंने ये सवाल किया है। तो हम क्या करेंगे, नॉर्मल क्वेश्चन जब मैंने किया तो मैं सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाऊंगा, और अगर मैंने अपनी बात पर जोर देते हुए करना है तो मैं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दूंगा। अब एक बात यहाँ पर समझने वाली है कि यहाँ पर तीन हेल्पिंग वर्ब है, इज, एम, आर। कौन से सब्जेक्ट के साथ इज लगाएं, कौन से सब्जेक्ट के साथ आर लगाएं, है ना, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो देखिए मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है, ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम इज लगाएंगे, और ये ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, यही लाइन मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी लिखवाई थी, और मैंने कहा था कि सेम लाइन आपको बहुत काम देगी। देखो रिपीट हो रही है। तो ही, शी, इट तथा थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए हम इज लगाते हैं, यानी कि इनके लिए हम इज लगाएंगे। जब इज लगाएंगे तो हिंदी में क्या मतलब निकलेगा, है, पंजाबी च की मतलब निकलूगा, है। तो चाहे तुम पंजाबी च समझ लो, चाहे तुम हिंदी च समझ लो। जो मान लो मैं सारी गल हिंदी च कह रहे हैं, मान लो मैं सारी बात हिंदी में कह रहा हूँ और आप लोगों को कोई बात नहीं समझ में आई, तुम कमेंट बॉक्स में पा सकते हो, सर इस गल ने एक बार पंजाबी च भी दस दो, तो नेक्स्ट वीडियो के मैं तुम्हें पंजाबी च भी दस दूंगा। ठीक है जी। यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, यू, वी, दे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम आर लगाते हैं। तो जब आर लगता है तो हिंदी में हो या फिर है बिंदी वाला, है बिंदी वाला सेंस निकलता है। पंजाबी च आपां हो कह देंगे या फिर हन कह देंगे। ओ सारे लोग जा रहे हैं, असी सारे खा रहे हाँ, ठीक है, जा तुसी किथे जा रहे हो, ठीक है। आगे देखो, आई के साथ तो एम ही लगेगा, जैसे राम जी के साथ सिर्फ सीता जी की ही जोड़ी बन सकती है, उसी तरह आई के साथ सिर्फ और सिर्फ एम की ही जोड़ी बन सकती है। तो आई के लिए सिर्फ एम ही आ सकता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। किसी और टेंस में आप मत सोच लेना कि आई के साथ तो एम ही लग सकता है, ठीक है। तो ये आपने सोचना है सिर्फ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम लोग प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कहते हैं। उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। तो ये मेरा छोटा सा प्रयास था कि आपको ये सारी चीज़ें बताई जाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। मेरा ये छोटा सा प्रयास है आप लोगों को इंग्लिश सिखाने का। यदि ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले, और अगर आपने मान लो सब्सक्राइब कर दिया और आपने वीडियो को वॉच किया तो हो सकता है आपको अच्छी भी लगे, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको लगे कि ये वाकई उन लोगों के लिए भी बेनिफिशियल है जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं बहुत बेसिक से,
तो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है जी। थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत, जय आर्यवर्त। सर